नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैविक तरीके से सरसों और मटर खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। मुर्गी की झारसीम नस्ल के पालन से किसान होंगे मालामाल। जैविक तरीके से तैयार फसल का बाजार में अच्छा दाम मिलता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला रांची के गांव हरही में रहने वाले किसान सत्यनारायण प्रसाद अपने खेत में मटर और सरसों की मिश्रित खेती कर रहे हैं, जिसमें से अब मटर की फसल तैयार हो चुकी है और ये इससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और आगे चलकर इन्हें सरसों की फसल से भी अच्छी पैदावार मिलने की आशा है। ये किसान पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं, तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। प्राचीन काल से मिश्रित खेती हमारी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही है। हमारे पूर्वजों ने इसकी संकल्पना मौसम की विपरीत परिस्थितियों में फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से की थी। कृषि के लंबे इतिहास के क्रम में मिश्रित खेती का रूप तेजी से बदला है और बदलते परिवेश में कृषि वैज्ञानिकों ने मिश्रित खेती के अनेक फायदों की पहचान की है और मिश्रित खेती के कुछ मौलिक सिद्धांत भी हैं, जिनके तहत खेती करने पर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। झारखंड के रांची जिले के गांव हरही में रहने वाले सफल किसान सत्यनारायण प्रसाद ने मिश्रित खेती के लाभों को समझा और कई वर्षों से जैविक तरीके से मिश्रित खेती कर रहे हैं। इस बार इन्होंने अपने 2 एकड़ क्षेत्र में मटर के साथ सरसों की खेती की है, जिससे ये अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्यनारायण प्रसाद, मैं हरी महतो टोली से बिलोंग करता हूँ। झारखंड के निवासी हैं, जिला रांची का, प्रखंड नगड़ी। मैं खेती बाड़ी करता हूँ सालों भर। बहुत सारा खेती है, स्वीट कॉर्न का खेती है, आलू है, नेनुआ है, गाजर है, करेली है। अभी मटर का खेती किए हुए हैं 2 एकड़ में, जो 2-3 प्लॉट में है, जिसका तोड़ाई अभी मेरा चल रहा है। साथ में सरसों लगा हुआ है, मिश्रित खेती है। इससे खेती में सरसों लगाने से दोनों का फायदा होता है। हम अभी मटर का खेती कर रहे हैं अक्टूबर महीना से, जिससे पहले कि हम खेत के जुताई किए, 2 टेलर गोबर डालें और जैविक खाद का उपयोग किए हैं पूरा, जिसमें मटर हम गंगा कंपनी के लगाए हैं। सत्यनारायण प्रसाद पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं। इसके लिए ये खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। सत्यनारायण प्रसाद बताते हैं कि प्रति 50 डेसिमल खेती में 2 ट्रॉली खाद डालते हैं। फिर खेत में 1 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को बनाया और फिर 3 इंच पर मटर के बीजों की बुआई की। साथ ही प्रति 4 कतारों के मध्य 1 कतार में सरसों की बुआई की। फसलों की बढ़त अच्छी हो, इसलिए समय समय पर वर्मी कंपोस्ट भी पौधों को दी जाती है। साथ ही पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी की जाती है। और उसके बाद हम सरसों लगाएं। मटर लगाने के बाद सरसों लगाएं, जो कि हमारा सरसों मटर का ही खाद उद से हो जाता है, उसमें अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता है। जैविक तरीके से खेती किए हैं, कोई रासायनिक खाद नहीं डाले हैं, तो मिश्रित खेती में मेरा सरसों भी हो जा रहा है, मटर भी हो जा रहा है और दोनों का फायदा हो जा रहा है। अभी मेरा तीसरा तोड़ाई चल रहा है, उसमें हम मोटा मोटी 20 कुंटल लगभग तोड़ चुके हैं और एक तोड़न होगा, उसमें वही 5 कुंटल आसपास निकलेगा। 25 से 30 कुंटल का उम्मीद है 1 एकड़ में। तो बाजार का एवरेज रेट अभी 20 रुपया से 18 रुपया का रेट में बिक रहा है।
मगर एवरेज का रेट है 20 रुपया और 1 एकड़ में हम मोटा मोटी 25 कुंटल बेच रहे हैं तो 50,000 का इनकम हो रहा है। तो खर्चा मेरा टोटल में 10,000 घटा रहे हैं तो 40,000 और 20,000 सरसों में 70,000 का एवरेज निकल रहा है। लगभग अभी 15 दिन और तोड़ाई होगा और इस तरह से हमारा मटर है सो अच्छी तरह से बाज़ार में जा रहा है। इसका डिमांड भी है, पकड़ भी होता है मटर का अच्छी तरह से। इन्होंने मिश्रित खेती के लाभों को गिनाते हुए बताया कि सब्जियों की मिश्रित खेती करने से जमीन का सही उपयोग होता है, फसलों से निरंतर आय मिलती है और फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम होता है। इनका कहना है कि फसल में जब भी कीटों का प्रकोप होता है, ये उनके नियंत्रण के लिए गौमूत्र और नीम के तेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इससे कीटों का प्रयोग कम नहीं होता, तब कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखा किसान भाइयों, सत्यनारायण प्रसाद मिश्रित खेती से सालाना कितनी अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। आप भी प्रशिक्षण लेकर छोटे स्तर से मिश्रित खेती की शुरुआत कर इनकी तरह सफल किसान बन सकते हैं। साथ ही दूसरे लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए मुर्गी पालन एक मुनाफे वाला व्यवसाय साबित हो सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और खासकर देसी मुर्गियों की बात करें तो आजकल इनकी कई नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जो कि दुकाजी नस्ल है। एक ऐसी ही मुर्गी की नस्ल है झारसीम। तो इसकी क्या विशेषता है और इसको पालने के क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन का बहुत ही एक अन्योन्य संबंध रहा है। पशुपालन के चाहे क्षेत्र में चाहे मुर्गी पालन हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, लेकिन वो जरूर रखते हैं जिससे कि सालों भर उनकी एक आय आती रहे। इस क्रम में कहें तो अभी के संदर्भ में मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। और ब्रॉयलर के कहें या जो लेयर्स हैं अंडे के उत्पादन में कहें या बैकयार्ड पोल्ट्री में, तीनों ही स्तर में हमारा जो फार्मिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊपर गया है। तो उसी क्रम में झारखंड में ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है झारसीम। झारसीम ऐसे नाम से भी लगता है, ये दो यहाँ के लोकल नेम में दो का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झार और सीम। एक्चुअली झार टर्म जो है वो झारखंड से है और सीम मतलब यहाँ के लोकल जो मुंडारी लैंग्वेज में सीम मतलब मुर्गी को कहा जाता है। इस कारण झारखंड के मुर्गी के नाम पे ऐसे कहें तो झारसीम नाम रखा गया है। पर ये डुअल पर्पस बर्ड के लिए, कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसीम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देसी मुर्गा और मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में एक साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दोगुने वजन के होते हैं। ये एक साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां सालाना 60 अंडे देती हैं। किसान भाइयों कहें तो ये
जो नस्ल है, ये जो किस्म है, इसको हम लोग कई अलग अलग प्रजाति के संकरण से यहाँ के द्वारा, जो हम बात कर रहे थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा विकसित की गई है। इसका जो रंग होता है बिल्कुल गांव के मुर्गियों के जैसा ही मिला जुला कलर होता है, कई मल्टी कलर्स के होते हैं, जिसे देखने में ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं। और इनका शरीर काफ़ी सुडौल होता है और बहुत एक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये गांव के जो वातावरण है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। साथ साथ इसमें कुछ मुर्गियाँ, इसके जो किस्में हैं उसमें ब्रूडिनेस भी देखा गया है। ये वहाँ से अपने अंडे को सेकर नेचुरली जो हैचिंग होता है ना, ये चूजा भी निकाल लेते हैं। तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होता है। झारसिम मुर्गी प्रजाति का विकास किसानों की आय में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से किया गया है। अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में यह प्रजाति अब बेहतर परिणाम दे रही है। झारसिम मुर्गी ब्रॉयलर और सामान्य देसी मुर्गी की तुलना में ग्रामीण परिवेश में सहजता से ज्यादा दिन जीवित रह सकती है। अनुकूल वातावरण नहीं रहने पर भी इस प्रजाति के मुर्गा मुर्गी अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और इनके आहार के लिए भी अतिरिक्त दाना मिश्रण की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनके इस वजन को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दाना मिश्रण पर निर्भरता नहीं रहती है। इनका अंडे देने की जो क्षमता है ये शुरुआत होती है करीब 5 से 6 महीने के आसपास में ये अंडा देना शुरुआत कर देती हैं। इनके अंडे का रंग भी जैसे देसी बर्ड का रंग में जो ब्राउन कलर का सेल, एग सेल जो ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का, उसी तरह का होता है। जिसके कारण बाज़ारों में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। इनकी इस किस्म के मुर्गियों की अगर अंडा देने की क्षमता की बात करें तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहे हैं। साथ साथ जो मेल होते हैं उनमें भी देखा गया है कि वजन वृद्धि भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, ये झारखंड में तो हम ग्रामीण जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देख ही रहे हैं। इसके आसपास के भी राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में आसाम, घाटी, इन सबों में देखा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, उड़ीसा में भी इसके डेमोस्ट्रेशन हुए हैं और सब जगह से ये देखा गया है कि इनके जो ग्रामीण परिवेश में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। प्रदेश के किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से सामान्य प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। झारसिम मुर्गी के चूजों को आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान देने की जरूरत है कि मुर्गी पालन में बाकी जो प्रबंधन पर हम ध्यान देते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे प्रबंधन पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। विशेष करके हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, इनके चूजे जब आप कहीं से भी परचेज करते हैं, ऐसे इनके चूजे आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जब चूजा ले जाते हैं तो ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान रखें। इसके साथ पोषण पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अतिरिक्त पोषण अगर आप देते हैं तो आपको बाकी जो देसी मुर्गियां हैं उनसे और भी बेहतर इसके परिणाम मिल सकते हैं। ये तीनों चीज को देखते हुए आप अपने आवास की व्यवस्था में जो परिवर्तन करना हो उसको आप अवश्य करेंगे तो आपको इसके क्षमता के अनुसार जो शरीर वृद्धि है वो मिलेगी और पक्षियों में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक है उसको अब लाभ भी आपको मिलेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
अपने राज्य झारखंड सहित बिहार में भी बहुत से किसान मड़ुआ, जिसे रागी भी कहते हैं, इसकी खेती करते हैं। मड़ुआ एक पौष्टिक अनाज है। इसके बावजूद भी आज के दौर में बाजार में किसानों को इसका दाम नहीं मिल रहा है। अगर किसान मड़ुआ के सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेचे तो उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सकता है। तो चलिए मड़ुआ के सह उत्पाद बनाने की जानकारी लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के गृह विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा सिन्हा से। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। रागी भी एक मोटा अनाज है, जिसकी खेती झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काफी होती है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो है कुपोषक और अल्पपोषण से ग्रसित है, और कुपोषण और अल्पपोषण का कारण केवल गरीबी या पर्याप्त मात्रा में भोजन का न मिलना ही नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि जो हम अब देखेंगे कि कुछ दशकों में जो हमारे पौष्टिक खाद्य उत्पाद के खेती और इसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आ रही है। हमारा झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कृषि वर्षा पे आधारित है और उसमें मरुआ की खेती एक बहुत ही इसका महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, लेकिन बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण लोग अब मरुआ को भूल रहे हैं, जबकि मरुआ को अभी उसको न्यूट्री सीरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सभी अनाजों में अगर हम देखें तो मरुआ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसमें जो क्रियात्मक रेशे होते हैं और जो इसके जो यूनिक जो स्टार्च का जो संरचना है वो इसको हेल्थवर्धक बनाता है, और ये जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इस पोषण और जो हेल्थवर्धक जो गुण है उसके चलते जो इसकी उपयोगिता है, इसका जो डिमांड है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग में उसमें इसमें बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने इस पे मूल्य संवर्धन पे काम किया है, और हमने उसके जो है करीब 50 जो है मूल्य संवर्धित उत्पाद को विकसित किया है, जैसे मरुआ का बिस्किट, केक, पास्ता, सेवई, स्वास्थ्यवर्धक पेय, लड्डू बनाया जा सकता है, सेव बनाया जा सकता है, सेवई बनाया जा सकता है, मोमो बनता है, इडली, ढोकला, कचौरी बनाई जा सकती है। आप जो भी उत्पाद का नाम बोले उसमें हम लोग मरुआ को कन्वीनियंटली उसमें यूज कर सकते हैं। उनमें मरुआ का उपयोग कर हम किस प्रकार से जो है उसका मूल्य संवर्धन के, वो हमारा एक प्रयास रहा है। इससे मरुआ से बहुत से चीज़ आप बना सकते हैं, पास्ता प्रोडक्ट, नूडल्स, सेवई। अगर कोई चाहता है इस पे व्यवसाय स्थापित करने के लिए तो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है। वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में रागी जैसे मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। मरुआ में जो है ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज से जो कृषि पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उसके लिए ये चावल और गेहूं की तुलना में इसके उत्पादन में कम जो है कमी आती है और ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के रूप में उभर के आ रहा है। और ये हम जो क्लाइमेट चेंज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी आवश्यक हो गया है कि हम पुनः इसकी खेती जरूर करें, जिससे कि हम फूड सिक्योरिटी, खासकर जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी ये एड्रेस करने में हमको मदद करता है। क्योंकि माल न्यूट्रिशन को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो ये मरुआ जैसे जो मोटे अनाज हैं वो काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पिपरा खुर्द, जिला सुपौल के समीर सिंह ने। आपने भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम दिल डौल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है, क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है,
जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।